यह एक ऐसा मौका है जो हम नहीं चाहते थे कि आए और जो हम नहीं चाहते कि हर साल आता रहे। लेकिन 3 साल पहले 24 फरवरी को नीलाभ मिश्रा, पत्रकार, कवि, लेखक, मानवाधिकार आंदोलनों, जन आंदोलनों के बहुत गहरे दोस्त नीलाभ मिश्रा ने हम लोगों से विदा ली, या ये कह सकते हैं कि हमें छोड़कर वे चले गए। नीलाभ मिश्रा को याद करने का और क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका यह है कि वे जिस पेशे में थे, यानी पत्रकारिता, वह उन मूल्यों के साथ की जाए, उन उसूलों के साथ की जाए जिन उसूलों को पत्रकारिता में नीलाभ मिश्रा खुद इस्तेमाल करते थे और जिन उसूलों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उनकी ज़िंदगी में ही देखते देखते और उनके जाने के बाद और भी पत्रकारिता का वो मेयार बहुत नीचे गिरा है। और अब लोग अक्सर कहने लगे हैं, नीलाभ से जब हमारी बात होती थी आउटलुक के वक्त में और नेशनल हेराल्ड के समय भी और उसके पहले भी, और जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा अफसोस नीलाभ का था वो यह कि पत्रकारिता की रीढ़ या पत्रकारिता की नींव रिपोर्टिंग है और रिपोर्टिंग सबसे कमज़ोर पाया इस वक्त पत्रकारिता का होती जा रही है। लेकिन नीलाभ के रहते हुए भी हम ये नोट कर रहे थे कि बावजूद इसके कि जो पहचाने हुए मीडिया संस्थान हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग में अपना निवेश कम से कम कर दिया है और जो उसे कमज़ोर से कमज़ोर करते जा रहे हैं, ऐसे रिपोर्टर्स और ख़ासकर नौजवान रिपोर्टर्स की तादाद बढ़ रही है जो तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए, तंगियों का सामना करते हुए और उन ख़तरों का सामना करते हुए जो पहले के रिपोर्टर्स को नहीं थे, और ये जानते हुए कि उन्हें आने वाले वक्त में और ज़्यादा ख़तरों का मुकाबला करना पड़ेगा, यह जानते हुए भी वे रिपोर्टिंग में, जिसे आप कह सकते हैं, मोर्चे पर लगातार आगे हैं और वहाँ बने हुए हैं। हमने 2018 में नीलाभ मिश्रा के गुजर जाने के बाद उनके जन्मदिन के रोज़ नीलाभ मिश्रा स्मृति व्याख्यान का सिलसिला शुरू किया और हमने यह तय किया कि 24 फरवरी या 24 फरवरी की पूर्व संध्या को हम नीलाभ मिश्रा सार्वजनिक संवाद या नीलाभ मिश्रा जन संवाद की श्रृंखला शुरू करेंगे। यह 5वां है क्योंकि 2019 को हमने पहला किया 24 फरवरी और उसके बाद दूसरा अमर्त्य सेन के साथ संवाद और उसके बाद फिर हमने प्रताप भानु मेहता के साथ संवाद तीसरा रखा। चौथा इलाहाबाद में पिछले वर्ष प्रोफेसर सतीश देशपांडे के साथ एक संवाद था और 5वां आज हम कर रहे हैं क्योंकि ये पिछला पूरा साल हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो यह 5वां नीलाभ मिश्रा जन संवाद है जिसमें आपका स्वागत है। इसका विषय आपको मालूम है, विमेन जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग इन डिफ़िकल्ट और रिपोर्टिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। मुश्किल वक्तों का या कड़े वक्त का की रिपोर्टिंग स्त्री पत्रकार कैसे कर रही हैं, उसके बारे में ज़्यादा जब ये पूरा पैनल यहाँ बैठेगा तो वो आपको बतलाएगा। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उसके पहले मैं ये चाहूँगा कि कुछ संदेश जो हमें प्राप्त हुए हैं नीलाभ मिश्रा के मित्रों के और नीलाभ मिश्रा के शुभचिंतकों के, वे संदेश हम देखें और सुनें और फिर हम बातचीत के सिलसिले में जाएंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि नीलाभ की मित्र
अरुणा रॉय का संवाद उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। A day for remembering Nilab, an important person in the public life of India, but in the personal lives of many of us. He was a remarkable man, he was modest, he was extremely intelligent, he was perceptive, he was an intellectual, he was a kind man, he was a compassionate man, he was a friend of movements, he was a friend of his fellow journalists and his people in the profession. He was a friend of the poor and the needy. He understood so many things at so many levels. He was a remarkable person in who fought for and with us on the right to information, reporting on it, but also coming to all kinds of walks where he walked miles with us to understand the situation and also to learn about the predicament of people. Leela will always be remembered for many things, for his compassion, basically, for his kindness, for his extraordinary intelligence, and for the way in which he took up the cause of people without any apparent agitation. He was a man free from agitation. He was a person who, because of his lack of agitation, could perceive the crux of the matter neatly and clearly. His logic was immensely appreciated by all of us. His extraordinary knowledge was immensely appreciated by all of us. And to me personally, he was a friend who also shared my love of literature, my love of music, my love of fine art. To all of us in the movement and in public life, his going has been a great loss. His relationship and friendship with Kavita ensured that we had him in our inner circle of friends. And I have been with him for innumerable years, staying with them, appreciating his love for food, his love for many other things besides what I have enumerated. But Nilab is also remarkable for the way he treated women, and he was gender, he was free from the kind of macho-ness that you normally associate with people who had his extraordinary capacities and skills. He was an equal person in many ways, whether it was caste or gender or whether it was religion. He was a man who understood people as human beings. He, of course, fostered and promoted so many young women in his profession who will today speak to you. I remember him as a great friend, as a wonderful human being, as a great intellect, a great public persona, and in the end, a great loss to the nation and to all of ourselves. Today, we remember him with immense gratitude, with tremendous admiration, and with great affection. श्री अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने संदेश में कहा है, आई एम ग्लैड टू नो दैट द फिफ्थ नीलाब मिश्रा पब्लिक डायलॉग ऑन women journalists reporting difficult times is being organized on 23rd February in New Delhi. Late Nilab Mishra was a seasoned and veteran journalist who was personally known to me. I remember him as a true Nehruvian who never compromised with his core values. Besides being a journalist, he was also a social activist who fought fearlessly for the cause of civil rights. His commitment to India's democratic freedom is a source of inspiration for the young generation today. Our democracy is passing through a difficult time when the majoritarian forces never miss an opportunity to undermine and challenge our constitutional values and institutions. In such a scenario, Nilab Mishra's contribution to journalism assumes spatial significance not only for the women journalists, but also for an entire fraternity of journalists. He was a symbol of indomitable fighting spirit, which we desperately need today. I'm sure that the public dialogue will enlighten the young generation about the idea of affairs that the country is passing through. My best wishes. नीलाब ने काफ़ी लंबा वक्त राजस्थान में गुजारा। उनके मित्र राजस्थान के मोहम्मद हसन साहब का बहुत छोटा संदेश है। We miss you, Nilab. Man, you were generously quiet all the time. Though you had a volcano boiling inside, seeing injustice around, when you spoke, all came out. You didn't like what makes sufferings cause to humankind. We remember you through throughout the year when we gather, talk issues which count. और पत्रकार और राजस्थान सूचना आयोग के सदस्य या अध्यक्ष
नारायण बारेठ। बेरात कोई शमा बुझ जाए तो दुख गहरा हो जाता है। आज ज़माने को बहुत दरकार थी तुम्हारी, पर वो सितारा असमय टूट गया। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। कुछ दिवंगत होकर भी जिंदा रहते हैं, कुछ जिंदा होकर भी मुर्दा हो जाते हैं। तुम अब भी हम सबके बीच मौजूद हो। जिंदगी में चुनिंदा लम्हे आते हैं जब आंखें सजल हो जाती हैं। नमन। नारायण बारेठ। एक बार फिर आप सबका स्वागत। और इस मुश्किल समय में यह नीलाभ मिश्रा के प्रति आपका स्नेह और इस विषय को लेकर आपकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि आप यहाँ मौजूद हैं। मैं अनुरोध करता हूँ फराह नकवी, नेहा दीक्षित, नवकिरण और कविता दिलखंडी और इस्मत आरम कि वे कृपया आएं और मंच पर। शुक्रिया दोस्तों, स्वागत हर भाषा में। और ये भी हमारा नीलाभ को सलाम है। नीलाभ ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन एरियाज, अंग्रेज़ी, हिंदुस्तानी, इन सब दुनिया में उतनी ही ईज़ में जाते थे, आते थे। और दोनों ही दुनिया में, हर दुनिया में उन्होंने अपनी जगह पत्रकारिता में कायम की। सो अस्सलाम टू नीलाभ, वी मिस यू। थैंक यू कविता, आपने मुझे बुलाया और हम सबको यहाँ आमंत्रित किया। सबसे पहला सवाल कि आज का शीर्षक विमेन जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग डिफिकल्ट टाइम्स। पहले तो आप सोचेंगे भाई व्हाई एन ऑल विमेन पैनल ऑफ जर्नलिस्ट्स। तो इसका सबसे पहला जवाब तो शायद यही होगा, व्हाई नॉट। एक 2019 में एक यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत छोटी रिसर्च स्टडी की थी हिंदुस्तान की महिला पत्रकारों पर, और उससे जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो आप सब जानते हैं, वही निकला। उन्होंने मतलब को बहुत बड़ी स्टडी नहीं थी, लेकिन मुख्य धारा के कुछ अखबार, अंग्रेज़ी के, हिंदुस्तानी के और मुख्य धारा के टेलीविज़न चैनल्स पर रिसर्च की। और निकला ये कि भाई कम से कम संपादकीय पद पर या ब्यूरो चीफ के रूप में या सीनियर पोजीशंस में महिलाएं ना के बराबर। ये 2019 की स्टडी है। आई थिंक डिजिटल मीडिया ने इसमें कुछ बदलाव डिजिटल मीडिया से बेशक हुआ है, जहां आपको महिलाएं पत्रकार के रूप में ज़्यादा दिखने लगी हैं। लेकिन अगर आप टेलीविज़न चैनल्स को देखें और हिंदी के ख़ास तौर से जिनको आप कहते हैं उनके फ्लैगशिप डिस्कशंस हैं, उसमें आप ताज्जुब करेंगे कि जो फ्लैगशिप डिस्कशंस में 70% से ज़्यादा, 70% ऑल मेल पैनल्स अक्रॉस द से टॉप 7 हिंदी TV channels. 70% of the faces on their flagship debates and discussions exclusively men. और बाकी जो 30% है उसमें एक आधा औरत जरूर नुमाइंदगी के तौर पर होगी। हमने सोचा शायद अंग्रेजी के चैनलों का हाल कुछ बेहतर होगा। अंग्रेजी के चैनलों में ये प्रतिशत था 53% of flagship debates exclusively only men, और बाकी जो बचे हैं उसमें भी वही नुमाइंदगी के तौर पर कुछ महिलाएं। ये सच्चाई तो हम लोग सब जानते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आज का ये वार्तालाप, आज का ये डायलॉग, ये रिप्रेजेंटेशन को सही करने के मकसद से किया गया है। वो तो सही कर रहा है, अच्छी बात है, बट देयर इज समथिंग मोर टू द आइडेंटिटी, टू द पहचान। महिला पत्रकारों की क्या भूमिका रही है, उनकी पत्रकारिता में क्या फ़र्क है,
आई थिंक ये आई होप, मेरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा में थोड़ी बहुत रोशनी इन सवालों पर हम डालेंगे। तो देखिए, आप इन महिलाओं को देख लीजिए, ये जो 4 महिला पत्रकार हमारे साथ मंच पर बैठी हैं, एंड यू नो वी रियली नीड टू रिकग्नाइज कि औरतें भले ही कम हों पत्रकारिता में, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो लहरें वो दौड़ा रही हैं, वो उनकी गिनती से कहीं ज्यादा है। मतलब हंगामा मचा सकती हैं औरतें, लेकिन सिर्फ हंगामा, जैसे दुष्यंत कुमार की हंगामा मचाना सिर्फ इनका मकसद नहीं। कोशिश है ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और अगर इस मापदंड से हम देखें महिला पत्रकारों को, तो मैं तो कहूंगी कि आज इनसे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जो 4 महिला पत्रकार हमारे साथ इस डायलॉग में हैं। देखिए, सामाजिक लोकतांत्रिक प्रतिरोध के इस माहौल में, इस दौर में हर तरह का, आज तो किसान आंदोलन एक उरूज पर है, एक बुलंदी पर है। पिछले साल बराबर की नागरिकता, एंटी सीए मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान पर छाया हुआ था, और महिला आंदोलन एक तरह से लगातार है। हिंसा की वारदातें होती हैं या कोई महिला इशू पर, तो महिला आंदोलन उठ खड़ा होता है। दलित आंदोलन भी, हिंसाएं की वारदात होती है, दलित आंदोलन, तो एक तरह से ये आंदोलन लगातार ही चल रहे हैं। और इक्वल सिटीजनशिप यानी सीएए के खिलाफ जो मूवमेंट था, और आज किसान आंदोलन ने तो रुख बदल दिया है इस मुल्क का। तो इस प्रतिरोध के माहौल में हिंसा भी बढ़ी है। शायद हमने कम देखा होगा कि लगातार टीयर गैस, वाटर कैनन्स, ये जो इमेजेस, ये जो छवियां हमारे सामने लगातार आ रही हैं, ये हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कम ही देखा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आंदोलन खड़े हो रहे हैं और हिंसा बढ़ रही है। आप लोग याद कीजिए, हिंसा आज 1 साल हुआ, दिल्ली में दंगे करवाए गए थे। Today is the anniversary of the beginning of the Delhi riots. And when we talk about violence, we need to remember that today is a day when justice is still very, very, very far in the future for many people. So, I think that, like Apurvanand said in his opening remarks, in इस प्रतिरोध के दौर में सबसे अहम रणभूमि, सबसे अहम जंगे मैदान, हालांकि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉर एनालॉजी, सो संघर्ष की भूमि कह लीजिए, उस भूमि में सबसे पहली पंक्ति पर आपका जमीन से जुड़ा रिपोर्टर खड़ा है। बिकॉज ये असल लड़ाई क्या है? ये लड़ाई है, खबर क्या है? फेक न्यूज, आईटी सेल न्यूज। कौन किसकी खबर को अहमियत देता है? आपके मध्यम वर्गीय हिंदुस्तान की आबादी जो मुख्य धारा की अखबार पढ़ती है या मुख्य धारा के टेलीविजन चैनल्स देखती हैं, वो खबर को कैसे परिभाषित करते हैं? रियल न्यूज, फेक न्यूज, इंफॉर्मेशन। लुक, ट्रूथ एंड लाइज, दीज आर द बैटल्स। और इसका एक सबसे जरूरी हथियार है तथ्य, जानकारी, फैक्ट्स। Who gets these facts? Like Apurvanand said, it is a tragedy of our times that a time when we need authentic information the most, जब हमें परखी हुई, आंखों देखी, कानों से सुनी जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त अक्रॉस द बोर्ड मीडिया के स्पेस में रिपोर्टर्स के लिए बजट की कटौतियां होती चली जा रही हैं। That is also why the 4 women here today are so special and so extraordinary. And I think it will, मतलब मैं बात बढ़ा करके नहीं कह रही, and I don't really think it's an exaggeration.
if we acknowledge and we tell these reporters how important, उनकी कितनी अहम भूमिका है आज के इस दौर में। जो ये लोग लिखते हैं, जो ये वीडियोस बनाते हैं, वो कल हमारे सामने खबर की रूप लेकर के पेश आता है। These are the women who write the stories. These are the reporters who write those stories that become news, that become fact and information, on the basis of which we deepen our democracy, our loktantra. So, before beginning, I ask all of us, let's give it up, a big round of applause for the women in the front lines of the information war. देखिए कितने अदब से सब सर झुका करके कबूल कर रहे हैं। यही जज्बा है। लेकिन I want to just, before we start, say one more thing. मुझे लगता है, and you may disagree with me, मुझे लगता है कि ये कोई संजोग नहीं कि आप रिसर्च और शोध करके देख लीजिए कि भाई औरतें दो क्षेत्रों में, महिला पत्रकार आपको बहुत कम दिखाई पड़ेंगी। एक तो है डिफेंस, रक्षा, और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी। स्पोर्ट्स में भी कम मिलेंगी, बहुत कम, बट इन the areas of defense and national security, you will find very few women journalists. But ironically, अभी हाल ही में जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर तथाकथित हमले हुए, तथाकथित alleged हमले हुए, ट्वीट हमले, वो लीड किसने किए? अव्वल रिहाना, महिला, ग्रेटा थुनबर्ग, महिला, मिया खलीफा, महिला, मीना हैरिस, महिला, सूजन सरैंडन, महिला। क्या ये संजोग है? Well, Disha, of course, Disha, and as an aside, we're glad to see that Disha Ravi has got bail today. So. But look at ये जो हमले हुए तथाकथित हम सब पर, हमारी राष्ट्रीय एकता पर, वो सब महिलाओं ने वार किए। ये क्या संजोग है? Because the truth is कि एक आजाद ख्याल की महिला अपनी आवाज बुलंद करती है और वो किसी पार्टी लाइन को नहीं फॉलो करती, वो किसी फ्रेमवर्क में नहीं बोलती, उसको जो सच दिखता है वो दिखता है, और वो कहने की काबिलियत एक लिबरेटेड आजाद ख्याल की महिलाओं में वो व्यक्त करने की ताकत, वो शक्ति, वो हिम्मत है। अभी एक महिला पत्रकार ने एक इतने सत्ताधारी इंसान जिसके पीछे वकीलों की एक फौज खड़ी थी, उसको मात दी सिर्फ एक लौते सच के बूते पर। So yes, let's give it up for Priya Ramani. This is the forum, people. And her lawyer, Rebecca John, again, oh my God, coincidence, woman. आप इन सबको जानते हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स और मैं जोड़ना चाहूंगी। मैं शुरुआत करूंगी इस्मत आरा से। इस्मत ने एक आजाद पत्रकार थी जब उन्होंने पिछले साल दिल्ली का दंगा कवर किया। अभी कुछ वक्त से वो वायर के साथ रिपोर्टर हैं और उन्होंने किसान आंदोलन पर रिपोर्टिंग की, और इस रिपोर्टिंग के चलते आप लोगों को याद होगा 26 जनवरी को नवरीत सिंह जी की जब मौत हुई, उस वाकया को लेकर के कि ये मौत ट्रैक्टर के उलटने से हुई या मौत का कारण गोली लगना था, इस मुद्दे को लेकर के इन लोगों ने, वायर ने जो कहानियां लिखी, उसको चलते वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और इस्मत आरा दोनों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ी कीमत
just for doing your job. This is a huge price that journalists are paying for just trying to do their job. I want to now introduce Navkiran. Navkiran Nath, who is doing something which people are beginning to now call pop-up media. जैसे pop-up restaurants होते हैं, pop-up media. She is part of the संपादकीय टोली जो ट्रॉली टाइम्स की है. ट्रॉली टाइम्स एक न्यूज़लेटर किसान आंदोलन के जो 4 मुख्य स्थल हैं वहां से निकलता है. ट्रॉली टाइम्स 18 दिसंबर को इन्होंने अपना पहला एडिशन निकाला. शुरुआत की 1000 प्रतियों से, फिर बढ़ा 5000 और आज 7000 प्रतियां छपती हैं, बढ़ती हैं. खबरें सिंघू से, गाजीपुर से, शाहजहांपुर से, टिकरी से, चारों स्थलों से खबरें लाते हैं. और ये आज 7000, अब 7000 आप लोगों को लगेगा कि बहुत कम संख्या है, लेकिन ये ओपन पीडीएफ शेयर करते हैं. सोशल मीडिया पर एक युवा टोली है जो उसको डाउनलोड करके, इनको प्रिंट करके निकालती है. सो दे हैव अ वाइड रीच. एंड so Navkiran represents that response of a democratic India कि अगर आपको ट्रेडिशनल मीडिया पर से भरोसा हट गया या वो खबरें एक तरह से छापने लगे, तो लोगों में अब भी इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है, इतनी अकल है, इतनी ताकत है कि वो अपना मीडिया शुरू करते हैं. बाबा. We'll talk more about Trolley Times and some of the startups that इसके बाद और भी हुए हैं किसान आंदोलन से. कविता बुंदेलखंडी. कविता 20 साल से पत्रकार हैं. मेरी किस्मत कि मैं इनको उन 20 साल से जानती हूँ. आज वो खबर लहरिया की संपादक हैं. एक ज़माने में रिपोर्टर थीं और रिपोर्टिंग शायद अब भी करती हैं. खबर लहरिया आप लोग सब जानते होंगे. इट्स हाइपर लोकल, इट इज़ रूरल. 2002 में ये प्रिंट अखबार था और 2015 में उन्होंने निर्णय लिया कि भाई अब डिजिटल हो जाना चाहिए. तो 2015 से डिजिटल हैं. ये न्यूज़ फीड्स देते हैं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड, जैसे इनका नाम झलकाता है, बुंदेलखंड के इलाके में इनकी एक्चुअली रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स भी हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ ये जो ज़मीन से जुड़ी सच्चाई की बात हम करते हैं, रिपोर्टर्स के अभाव की हम बात करते हैं, खबर लहरिया अपना बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पर के बावजूद वो रिपोर्टर्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती. एंड आई थिंक ये बहुत खासियत है खबर लहरिया की. और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हाल ही में सनडांस फिल्म फेस्टिवल, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत जाना माना फिल्म फेस्टिवल है, खबर लहरिया पर एक फिल्म राइटिंग विद फायर बनी और पुरस्कृत भी की गई. आई थिंक दो कैटेगरीज में. सम जर्नलिस्ट, आई थिंक मैंने एक ओम थानवी जी का भी ट्वीट देखा, उन्होंने कहा it is possibly the best journalism film of our times. So I don't know when we will get to see it. कविता हमें बताएंगी कि हम कब ये खबर लहरिया पर बनी बेहतरीन पत्रकारिता पर एक फिल्म देख पाएंगे. आखिरी में नेहा दीक्षित. हम सब नेहा को जानते हैं, नेहा के काम को सराहते हैं, उनकी रिपोर्टिंग से प्रभावित होते हैं. Neha has been an independent journalist, but written for Al Jazeera, Washington Post, Caravan, Wire, और कई जगह. और पुरस्कृत इतनी हुई है. हाँ, जो भी छाप देते. इस पर चुनौती दूंगी, इस पर जो भी छाप दे पर भी कुछ. लेकिन नेहा has won so many awards, करीब
12 की फेहरिस्त तो मेरे पास है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, लोरेंजो नटाली, चमेली देवी वगैरह वगैरह, और मैं इनकी लिस्ट नहीं पढ़ूंगी, लेकिन पुरस्कृत हैं, इनके काम को पहचाना गया है, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि एक प्रोग्रेसिव सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, सोशल जस्टिस के बारे में सोचने वाली एक महिला पत्रकार को रिकॉग्नाइज किया जाए, वो हम सब के लिए अच्छा है। कविता, मैं तुमसे शुरू करूं? ओके, एक्चुअली कविता के लिए नहीं, सबके लिए है। आई थिंक सब जानना चाहेंगे कि आपके लिए सबसे मुश्किल स्टोरी इन्वेस्टिगेट करना, अगर आप उसको थोड़ा डिस्क्राइब, या इसको आप इस सवाल का दूसरा हिस्सा भी हो सकता है, अगर आप मुश्किल कहानी पर नहीं कहना चाहते तो आपको क्या लगता है कि आप की कौन सी ऐसी स्टोरी थी जिससे सबसे ज्यादा प्रभाव किया, इम्पैक्ट किस कहानी का ज्यादा हुआ? तो सबसे पहले मैं नीलाभ जी को नमन करती हूँ, और उसके बाद मैं सब लोगों का स्वागत भी करती हूँ, इतने सारे लोग सुनने के लिए जो आए हैं। ये जो मुश्किल वाला शब्द है ना, ये बहुत बार आता है, और मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होती है रिपोर्टिंग करने के लिए, और बहुत ज़्यादा मुश्किल और चुनौती होती भी है। बहुत सारी रिपोर्टिंग मैंने की है जो मतलब उस दौर पे लगा कि यार इतना मुश्किल है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मुश्किल के तौर पे देखते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो मुश्किल नहीं है और उसको पार करके रिपोर्टिंग करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊँगी, जैसे अभी क्योंकि ये 20 साल का अनुभव है तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हाल ही का उदाहरण अगर मैं लूँ कि जिस समय लॉकडाउन लगा और कोरोना महामारी फैली, और उस टाइम पे था कि बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है, मास्क पहनना है, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। सब लोग डर रहे थे, जान का खतरा, खुद के लिए खतरा और दूसरों के लिए जो है तो है। उस टाइम पे जो लोगों के फ़ोन आना शुरू हुए थे मेरे पास में, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बंद थे, क्योंकि पुलिस ने उनको बंद कर दिया था, आपको घर के बाहर नहीं जाना है, आपको मार्केट नहीं जाना है, पुलिस पीट रही थी, और लोगों के घर में खाने के लिए नहीं था। तो एक तरह का ये खतरा था कि हमें बाहर नहीं जाना है, पुलिस रोक रही है, कोरोना के खतरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव वालों के फ़ोन आ रहे थे, एक गांव है महुआ ब्लॉक में पड़ता है, कुछ बधियन का डेरा, वहाँ से फ़ोन आया कि मैडम जी 3 दिन से भूखे पड़ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, घर में खाने के लिए नहीं है। क्योंकि वो जो लोग थे वो ऐसे लोग थे, घुमक्कड़ टाइप के लोग थे, और जो सिल बट्टे को टाँग करके जो रोज को कमाते थे और उसी से खाना लाते थे, फिर उसी से उनके घर में चूल्हा जलता था, खाते थे। अब हमें लगा कि इस मुश्किल घड़ी में क्या करें। कोई भी रिपोर्टर्स उनकी आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुंचा रहे थे, प्रशासन तक नहीं पहुंचा रहे थे। तब हम घर से निकले। हमें लगा कि घर में बैठना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और हमने जो भी अपना हमारे पास में था कि हम मास्क लें, सैनिटाइजर लें, और हमको पुलिस रोक रही थी कि आपको जाना नहीं है। उस टाइम पे यह था कि जिनके पास बनेंगे वही लोग जा पाएंगे, और पास बनना भी इतना ज़्यादा मुश्किल था, प्रशासन मिल नहीं रहता। और हम उस गांव तक पहुंचे किसी तरह लड़ते झगड़ते, और जब उस गांव में मैंने देखा कि लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले हैं, लोगों के बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं, क्योंकि चैत का महीना था तो वहाँ पर फसल खड़ी थी, तो लोग गेहूं या चने की बाली तोड़ करके खा रहे थे। वहाँ पर जा कर के हमने रिपोर्टिंग किया, और जब वो रिपोर्टिंग किया वहाँ पर मैंने लाइव किया था, सीधी लाइव में मैंने सरकार को टैग किया, विधायक को, सांसद को, और उनको मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि गांव के लोग भूखे हैं, राशन नहीं है, अगर आपने लॉकडाउन लगा दिया तो इनको कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए। वो मेरे लिए एक तरह से अगर मैं देखूँ, चूँकि मैं चाहती कि मुझे नहीं जाना है, लोगों से संपर्क में नहीं जाना है, मुझे कोरोना होगा क्या होगा, तो मैंने अपना खतरा नहीं देखा। वो एक बड़ी चुनौती थी, खतरा की घंटी थी वहाँ पर, लेकिन उसको लांग करके मैं गई, वहाँ की रिपोर्टिंग किया है। और जो आप करें कि क्या असर हुआ, तो वहाँ पे सबसे बड़ा असर हुआ कि जब सरकार ने देखा, जब प्रशासन ने देखा, तो फिर वहाँ पर राशन पहुँचाया गया, लोगों के घर में चूल्हे जले, उनके बच्चों की जो भूख थी, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट, ताज़ा इम्पैक्ट था। इसके अलावा जो और भी चुनौतियाँ रही, देखिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग करी है जो डर के माहौल की शायद आगे अगर यहाँ पे
बात होगी। मैंने डाकुओं की रिपोर्टिंग करी। हमारे यहाँ पर एक साधना पटेल डाकू थी और उस वक्त में मतलब बताओ कविता, नहीं रोको मत अपने वहाँ को। की जो मीडिया थी, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक साधना पटेल का नाम पूरी तरह से पॉपुलर हो रहा था। उसकी एक हीरो की जैसे मतलब जैसे हीरोइन होती है वैसे बाल और ऐसे टी शर्ट पहन करके कि साधना पटेल फला गांव में जा करके 10 लोगों को पीटी, फिर वहाँ पर जा करके लूटा और डकैती डाली, ऐसे ऐसी रिपोर्टिंग आ रही थी। तो शुरू में मेरे को लगा ये डाकुओं की रिपोर्ट तो मतलब अक्सर चलती रहती, क्या इसमें पढ़ना है। लेकिन जब ऐसे खबरें चलने लगी, सेम खबर हर अखबार हर सोशल मीडिया पे आने लगी, तो मुझे लगा एक नारीवादी मीडिया होने के नाते कि अब इसमें मुझे पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसके बारे में पता लगाया कि आखिर ये कौन है, और मैं चल पड़ी उसके गांव में जहाँ पर साधना पटेल का गांव है। वहाँ बीच जंगल में सिर्फ 2 घर थे। वहाँ पर हम ढूंढते ढूंढते गए। इतना लोगों ने डराया कि अगर घर में होगी, और हालांकि वो एक खतरा वाली चीज होती है कि अगर आप डाकू का नाम सुनोगे, अगर आप डकैत का नाम सुनो तो खुद के लिए डर लगेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे इस लड़की से मिलना है। ये डाकू हो सकता है मार भी दे, हो सकता है अटैक भी कर दे, तो वो एक डर था। लेकिन फिर भी हम जंगल को चीरते हुए, मैं और मेरी रिपोर्टर्स हम पहुंच गए। हमने उस घर में जा करके उसकी माँ से मिले, और उसकी माँ हमें देख करके डर गई कि ये लोग कौन आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात थी कि उसकी माँ नहीं आ रही थी कि पता नहीं कौन आए। फिर हमने उनको बुलाया, हमने उनको विश्वास दिया कि हम पुलिस वाले नहीं हैं, हम पत्रकार हैं, हम खबर लहरिया से। हमने प्यार से उनके साथ में बैठ करके पानी वानी उनको पिलाया। जो मेरी एक रिपोर्टर थी, ये भी डर था कि यार कहीं पे ये भी होता ना कि जा रहे हैं कोई कुछ खिला ना दे कि बेहोश हो जाए, फिर कुछ ऐसा वैसा ना हो। खैर वो हमने पानी वानी पिया। फिर जो हमने उनसे बात करना शुरू किया साधना पटेल की माँ से, और उसकी जो कहानी हमको निकल के आई, और जो हमने वो कटिंग लेकर के गए थे, हमने उसकी माँ को दिखाया कि ये फ़ोटो किसकी है, साधना पटेल की है ना। उसने कहा ये बिल्कुल साधना पटेल की फ़ोटो नहीं। उसके घर में जो फ़ोटो रियल की होती ना कि गाँव में लोग फ़ोटो की धुला के रख लेते हैं, वो वाली फ़ोटो को हमने दिखाया। वो फेंक रहे थे यूँ फोटो, ये है साधना पटेल, ये है साधना पटेल, देखिए इतनी इसकी उम्र है और ये ऐसे नहीं गई है, ये बगी नहीं है। तो मतलब उस कहानी को जब हमने चलाया तब एक असलियत लोगों को पता चली कि एक औरत को कैसे आप बदनाम कर सकते हैं, चाहे डाकू बना के, चाहे लांछन लगा करके, चाहे आँख मारने वाली लड़की हो, चाहे जैसी भी हो। तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां मैंने डाकुओं की मैंने विकास की रिपोर्टिंग करी है। अभी 2019 में जब योगी जी आए थे बांदा में गौशाला का भ्रमण करने के लिए, तो वहाँ पर ये था कि जिस गौशाले में उनको निरीक्षण करने के लिए जाना था, उस गौशाले की रिपोर्ट हमने 3 दिन पहले की थी कि वहाँ पर कितनी गाय मरी हुई हैं, वहाँ की हालत क्या है, खाने के लिए नहीं है, और टूटे फूटे जानवर हैं वहाँ पर, उनकी हड्डियाँ बस दिख रही हैं। दूसरे दिन जब आए योगी जी तो मैं जानना चाह रही थी कि आखिर उस गौशाले की स्थिति क्या है, और मैं भी वहाँ पर गई, लेकिन मुझे वहाँ पर घुसने नहीं दिया गया। क्यों नहीं घुसने दिया गया उसका रीज़न मैं जानती थी, जो कि लोकल की जितनी मीडिया थी उनको अंदर जाने दिया गया है। तो फेसबुक लाइव मैंने सीधे चला दिया है, और मैंने बोला कि किस तरह से पुलिस बदतमीजी भी करी, उसने धक्का मुक्की हुई, हाथ से घसीटा गया कि नहीं जाओ, लेकिन फिर भी मैंने बोलना बंद नहीं किया। जो मुझे बोलना था मैंने इस स्थिति को बताया है, और ऑलरेडी बहुत वायरल वो कम से कम 4 मिलियन चला है, और उसको लोगों ने बहुत देखा। तो ये बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी जो उपलब्धि बहुत हुई है, शौचालय बने हैं, लोगों को आवास मिले हैं, राशन मिला, सड़क बनी। इसकी 20 साल की जो उपलब्धि या जो मैं खबर का असर बोलूं वो बहुत सारे रहे, कठिनाइयाँ भी बहुत सारी रही हैं, पर इन कठिनाइयों को अब मैं कठिनाई नहीं मानती हूँ। थैंक यू फरा, थैंक यू कविता। और ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप बात करी थी फरा, कविता शायद इस देश में बहुत ऐसी कम महिला एडिटर इन चीफ हैं, तो कविता उसमें से एक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कठिनाई जैसे कि कविता ने कहा, जिस तरीके का इम्पैक्ट इनके काम का है उसको हम सारे लोग काश किसी तरह से हम भी वो काम कर सके कि लोगों को कुछ इमीडिएटली कुछ मिले। मगर मुझे ये लगता है जो कठिनाइयाँ मेरे रिपोर्टिंग में आई हैं वो पर्टिकुलरली तब आई हैं जब मैं ज़मीन पर हूँ और मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ।
जैसे कि 2016 में मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करी थी आउटलुक पत्रिका के लिए, जिसमें मुझे ये पता चला था कि 31 लड़कियां असम के 5 डिस्ट्रिक्ट से, जो 3 से 11 के उम्र में थी वो लड़कियां, उनको आरएसएस के 3 संगठनों ने मिलके ट्रैफिक किया था। और उनको माँ बाप, क्योंकि इतने ज़्यादा कठिन परिस्थिति में थे कि माँ बाप को बोला गया था कि इनको फ्री में पढ़ाएंगे और आपको कोई खर्चा नहीं होगा, मगर उन लड़कियों को फिर पंजाब और गुजरात भेज दिया गया था। क्योंकि मैंने पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग काफ़ी कवर की हुई थी, तो वहाँ से ये मुझे पता चला था, थोड़ी लीड मिली थी कि ये है। असम में जब पहुँचे, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का ये हमें हमेशा से, जब से शुरुआत हुई थी, एक घोट के बता दिया गया था कि जब तक 3 अलग अलग सोर्स किसी भी चीज़ को कोरॉबरेट ना करें तब तक आप उसको ना डालें। तो इसलिए ये भी, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। और अभी पोस्ट ट्रूथ के टाइम में, जब इतना ज़्यादा हम ऑलरेडी डिसइंफॉर्मेशन से जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओपिनियन से जूझ रहे हैं, मुझे लगता है कि काश हम लोग को और थोड़ा ये बताया गया होता। तो वहाँ पे असम में उन बच्चियों को ढूंढते वक्त, उनके घर वालों को ढूंढते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं एक तो असमीज़ में नहीं बोलती, मैं हिंदी बोल पाती हूँ या अंग्रेज़ी बोल पाती हूँ। तो ये पता चला कि उन लोगों के घर, जिनकी बच्चियाँ गायब थी, जब पहुँचे तो ऐसा था कि आप टैक्सी से जाएं, फिर आप उतर कर 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर पहुँचे तो गांव में 3-4 घर हैं, इस तरीके के बॉर्डर एरिया, भूटान इंडिया बॉर्डर और इस तरीके की जगहों पे थे उनके घर। और दूसरा ये भी चीज़ थी, उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटियों को 2015 में लेके गए थे, और जब से लेके गए थे तो 1 साल तक उनसे बात भी नहीं कर पाए थे, देयर वाज नो कॉन्टैक्ट एट ऑल। साथ ही साथ उनके सारे दस्तावेज जितने भी थे उन लड़कियों के, वो ले लिए गए थे इन आरएसएस के संगठनों ने, और उनकी फ़ोटो भी ले ली थी। और ये ऐसे एरिया है कि जहाँ आप एक बार इस तरह के कागज़ या फ़ोटो ले लें तो देयर इज़ कोई ऐसी स्कोप नहीं है कि आप दोबारा उसको बनवा पाए। तो इन पेरेंट्स के पास ये भी कोई तरीका नहीं था प्रूव करने का कि इनकी ये बेटियां हैं, तो कंप्लेन जाके किसके पास करें। तो उन लोग को ढूंढने में ये भी, क्योंकि खबर पहुंच चुकी थी आरएसएस के 3 जो संगठन थे, राष्ट्र सेविका समिति, सेवा भारती और विद्या भारती, उन लोगों को खबर पहुंच गई थी कि ये यहाँ पर आ गए हैं। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते आपस लोकल जो आरएसएस यूनिट था उनका, वो एक्टिवेट हो गया था और वो पेरेंट्स से नहीं मिलने दे रहे थे। और अक्सर एक्चुअली अब ये भी हो गया है मीडिया में अब कि जैसे ज़्यादातर, जैसे मैं फ्रीलांसर थी तो हमारे साथ कोई टीम नहीं होती, और अगर आप लिखने वाले रिपोर्टर हैं तो आपके पास बिल्कुल भी कोई टीम नहीं है, तो आप अकेले हैं। और साथ में आप टैक्सी में अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो जा रहे हैं, अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई पकड़े अगर, तो देयर इज़ नो स्कोप कि आप किसी से बात कर सको। और अगर आप इंडिपेंडेंट रिपोर्टर हैं तो वैसे भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की कोई बैकिंग नहीं है। तो वहाँ पे कई बार रोका गया, बैठा लिया गया, घरों में जाने नहीं दिया। और मैं यही बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसीलिए मेरे ख्याल से अब ग्राउंड रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स से ही ज़्यादातर रिपोर्टिंग आ रही है, और उसके जो खामियाजे होते हैं उसके लिए कोई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन आपको बैकिंग करने के लिए तैयार नहीं। तो वो पेरेंट्स, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने बिठाया। फिर उसके बाद जब उन लड़कियों को ट्रेस, तो वो सारी बातचीत हुई, माँ बाप ट्रेस हो गए, कोरॉबरेट हो गया कि हाँ लड़कियाँ गायब हुई हैं। फिर कागज़ मिल गए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से कि हाँ झूठे एफिडेविट बना के बच्चियों को लेके जाइए। मगर उसके बाद मेन काम ये था उन बच्चियों को ट्रेस करना गुजरात और पंजाब में। तो ये पता चला 20 लड़कियां सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में हैं गुजरात में, और 11 पटियाला में हैं। तो सुरेंद्र नगर जब पहुँचे तो वहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर है, वहाँ पर पहुँचने के बाद वैसे ही कोई घुसने नहीं दिया। तो सुबह 6 बजे का टाइम था, फिर मैं अकेली ही थी वहाँ पर, तो मैं घुस गई क्योंकि असेंबली टाइप से हो रही थी वहाँ पर। तो देखने से पता चल गया कि वो बच्चे गुजरात के नहीं हैं, क्लियरली दिख रहा था कि वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वो
गायत्री मंत्र और ये सब चीज़ें कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अपना लोकल बोडो भाषा या असमीज भाषा बोलना अलाउड नहीं है, वो या तो गुजराती या हिंदी में बात कर सकते हैं। एक 7 साल की लड़का बबीता, उसकी माँ ने वहाँ जब असम में बताया था कि उसको क्रैब करी बहुत पसंद थी। उसने अब बताया कि वो अब सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाती है, और उसने ये भी बताया कि उसका एम जिंदगी में ये है छोटा काशी, जो सुरेंद्र नगर का एक और नाम है, तो हमें छोटा काशी की रानी बनना है, क्योंकि छोटा काशी की रानी ने जौहर किया था मुसलमानों से बचने के लिए। तो ये 7 साल की लड़की ने पूरा ये बताया। तो जब ये बता रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं तो सब ले रही हूँ, वाह वाह क्या हो गया। फिर वहाँ के ट्रस्टी आए सरस्वती शिशु मंदिर के, उन्होंने ताला लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास प्रेस कार्ड नहीं है, क्योंकि मैं लगभग 8.5 साल से इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रही हूँ और हमारे को प्रेस कार्ड नहीं मिलता। तो अब मैंने कहना शुरू किया, नहीं मैं तो आरएसएस जो काम करता है उस पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो उनका आप क्या प्रूफ है? तो मुझे लगा कि गूगल करके दिखा दूँ, मगर मुझे लगा जो मैंने काम किया है वो गूगल किया तो तब तो बिल्कुल ही नहीं बचने वाले। तो उसके बाद आई ट्राइड कॉलिंग द पुलिस वाले ने कहा नहीं आप देख लो, क्योंकि बाद में पता चला वो भी उसी शाखा के मेंबर थे। और अंत में उन्होंने 1-1.5 घंटा बातचीत करी और उन्होंने ये कहा जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त ये जानना। उन्होंने कहा आप तो ब्राह्मण महिला हैं तो कुछ गलत तो नहीं करेंगी, आप जाइए। तो इस तरीके से कह के उन्होंने छोड़ा। तो ये अगर मेरी जगह कोई और होता जिसको वो नफरत करते हैं तो मुझे नहीं पता कि इस तरह की रिपोर्टिंग पॉसिबल है कि नहीं। तो ये एक मेजॉरिटेरियन कंट्री में ये हाल अभी हो गया है कि रिपोर्टर्स के रिलीजन और प्रिविलेज को देखकर वो रिपोर्ट कर सकते हैं नहीं। और कठिनाइयाँ ये है कि दूसरा यूपी इनकाउंटर्स में रिपोर्ट करने के दौरान पुलिस वाले आराम से, अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है सबके लिए, जब इनकाउंटर्स के बाद रिपोर्टिंग करी तो वहाँ के जो इनकाउंटर कॉप जो हीरो है, जिन पर अभी वेब सीरीज़ भी बन गई है और उसमें भी उन्होंने एक रिपोर्टर डाल दिया जिसका नाम नेहा है, जिसकी वो बैंड बजाते रहते हैं। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि आप तो यहाँ आते रहते हैं, आपके घर वाले तो आते रहते हैं, तो बता देंगे। फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पे रिपोर्टिंग करी थी मैंने कि योगी जी के आने के बाद करीब 150 लोगों पे तब तक 2018 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग चुका था। और जो लोग थे वो रिक्शे वाले, कोई वेंडर्स, एक औरत थी जिसके घर गए थे, जो मतलब घर गिर रहा था, हांडी में 5 आलू उबल रहे थे हल्दी नमक के साथ, 6-7 बच्चे थे, वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद था उसका घर वाला। तो इस तरह की रिपोर्टिंग थी। तो वो करने के बाद उन्होंने कह दिया, नेहा जी दिस इज द टॉप कॉप, द PRO ऑफ यूपी पुलिस, ही सेड कि नेहा जी कब तक करेंगे, हमें तो पता है आपकी मदर कहाँ रहती है। तो इस तरह की चीज़ें अब बहुत कॉमन हो गई हैं। मुझे कोई मतलब, आई एम नॉट सेइंग आई एम द ओनली वन, बट इट्स वेरी कॉमन। एंड विच इज़ वाई द प्रॉब्लम इज़ कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग जिस तरह से कविता बता रही थी, जिस तरह से बाकी लोग बताएंगे, कि कर पाना अब बहुत मुश्किल है जब तक एक कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीका ना हो सपोर्ट प्रोवाइड करने का, कि आप जाएंगे और आप ठीक ठाक लौट कर आ जाएंगे। इतनी आसानी से ये जुमला हमारे मुंह से निकल आता है और वास्तव में आप देखें उस मतलब you need to have wings on your feet and you need to have the restlessness to want to go house to house and walk those 8 kilometers। और आज ये पोस्ट कोविड दुनिया में लोग कितने आदी हो गए हैं कि भाई घर में बैठ करके जो जितनी जानकारी गूगल पर मिले वही जानने लायक है। तो आई थिंक दैट इज द अदर थिंग, दैट इट इज इंफॉर्मेशन दैट ऑल ऑफ देम ब्रिंग, जो फिर हम और आप गूगल कर पाते हैं। somebody is doing that hard work for us। अब नवकिरण आपसे, ट्रॉली टाइम्स एक नया फिनोमिनन है, पॉपअप मीडिया, आप इसकी शुरुआत के बारे में कि क्यों, कहाँ, कैसे, मैं आप लोगों को बता दूं कि नवकिरण शायद जब मैंने इनसे बात की आज की शाम की तैयारी में, तो उन्होंने कहा देखिए मैं पत्रकार नहीं हूँ, पेशे से, ट्रेनिंग से शी इज अ डेंटिस्ट, बट
जो काम वो आज कर रहे हैं, मैंने कहा लेकिन आप अपने को कहें, ये अब लेबल चिपकाने उतारने का ज़माना निकल गया। जो आप कर रही हैं वो तो पत्रकारिता ही है, आप जानकारी फ्रॉम द ग्राउंड ला रही हैं। तो नवकिरण, तुम थोड़ा बताओ ये इसका आइडिया, इसका जज्बा, इसकी जुर्रत, मतलब कि आप प्रिंट में एक तो निकालेंगे अव्वल जब सब डिजिटल कर रहे हैं, दूसरा आप फार्मर्स आंदोलन, तीसरा आप इस संपादकीय टोली में आप एक महिला हैं, एंड बहुत विमेन का पार्टिसिपेशन भी है किसान आंदोलन में, लेकिन हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ये बहुत पितृसत्तात्मक समाज के गढ़ भी हैं। तो इन सब इस पूरी पृष्ठभूमि में टॉक अबाउट ट्रॉली टाइम्स एंड और आपकी इसमें भूमिका। पहली बात तो ये सही है कि अभी भी जर्नलिस्ट हूँ मैं, ये सिंक इन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि जैसे फारा ने बताया, प्रोफेशनली आई एम अ डेंटिस्ट, ट्रेन्ड एज अ डेंटिस्ट and I was a practicing dentist, and then I moved to Delhi to do my masters, and I completed my masters in film studies. और ये आंदोलन की देन है और कहीं कि मोदी जी की देन है कि हमें जर्नलिस्ट बनना पड़ गया। और जब मैंने अपनी माँ को बताया इस कार्यक्रम के बारे में तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बिकॉज़ पहले वो चाहती थी मैं डॉक्टर बनूँ, मैं बन गई। उसके बाद मैंने डॉक्टरी छोड़ दी। जब मैंने बोला कि मुझे सोशल साइंसेस पढ़ना है तो शी वॉज़ वेरी एडमेंट कि तुम जर्नलिज्म कर लो, क्योंकि जर्नलिस्ट लड़कियां बहुत बोल्ड होती हैं। लाइक नहीं मम्मी, मुझे फिल्म स्टडीज़ पढ़ना है। तो जब मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी मैं जर्नलिस्ट बन गई, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरी बेटी ने मेरे दोनों सपने पूरे कर दिए। तो ट्रॉली टाइम्स की बेसिकली शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो हमारी 6-7 लोगों की टीम थी शुरू में, जो कहीं कि जिन्होंने ट्रॉली टाइम्स शुरू किया। और हम सारे ही, हम पहली बात तो ये कि हम ज़्यादातर लोग पंजाब से ही थे और पहले दिन से हम सब आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। 26 नवंबर से ही हम सब प्रोटेस्ट साइट्स के ऊपर थे। और एक चीज़ जो हम वहाँ पे महसूस कर रहे थे वो ये था कि वहाँ पे एक लैक ऑफ कनेक्टिविटी था। आंदोलन इतना बड़ा था, कई किलोमीटर में फैला हुआ था। शुरू में इंटरनेट की बहुत सारी दिक्कतें थी जो बाद में फिर भी आई, अभी भी चल रही हैं। तो उसके चलते मतलब वहाँ पे, और मोर ओवर इस मूवमेंट की जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं है कि किसी एक संगठन की है। तो वो मतलब एकदम उसको लीड किया कुछ किसान संगठनों ने, उसको शुरुआत उन्होंने ही की, लेकिन उसके बाद उसमें और भी लोग जुड़ गए। तो एक कोई लिंक भी नहीं था कि आपको लीडरशिप नीचे अपने कैडर को बता रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वैसा भी नहीं था। तो हमें लगा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम आंदोलन की बात, लीडरशिप क्या तय कर रही है क्या नहीं, वो एक पॉलिटिकल लाइन पूरी लीडरशिप की वो लोगों तक ले जा पाएँ। और उसी दौरान हमने ये भी फील किया, क्योंकि जब आंदोलन दिल्ली की सरहदों पे पहुंचा तो जिस तरीके का नैरेटिव पूरे नेशनल मीडिया में, मतलब प्रो स्टेट मीडिया में जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था, क्योंकि पंजाब ने उसको लीड किया तो वो पूरा खालिस्तानी बन गया, लाल झंडे दिख रहे हैं तो वो माओवादी बन गए, तो वो पूरा जो नैरेटिव था उसमें एक हद तक लोगों को मतलब डिमोरलाइज शायद उस सेंस में नहीं, लेकिन उनको आहत ज़रूर कर रहा था वो सब नैरेटिव। तो हमें लगा कि यार इसको भी काउंटर करना चाहिए। और उसी की कॉन्टीन्यूटी में एक जो आया कि आई स्टिल रिमेंबर दीप सिद्धू का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वेयर ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश एंड गोदी मीडिया वाज सेइंग ये कौन से किसान हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो वो भी हमारे दिल पे लग गई। तो हमें लगा यार किसान तो हम भी किसानी परिवारों से, हम तो अंग्रेज़ी ठीक ठाक बोल ही लेते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम भी कर लेते हैं, तो ये भी कर ही लेते हैं। तो बेसिकली यही सारी चीज़ों के बीच में से निकलते हुए, और हमें ये भी लग रहा था कि ये ऐसा एक मूवमेंट है जिसको एक कहें कि एल्डरली लीडरशिप लीड कर रही है, जिनका कई डिकेड्स का एक्सपीरियंस है किसानी आंदोलन का। तो दूसरी तरफ इसी मूवमेंट में बहुत बड़ी गिनती में यूथ है जो पहली दफ़ा पार्ट ले रहा है। तो ऑल्दो वो उसको क्लेम नहीं कर रहा कि वो उनका आंदोलन है, वो समझ रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, लेकिन हम भी इसका पार्ट हैं। तो मैंने ये नोटिस किया कि सिर्फ हम ही नहीं, और बहुत सारे यंग लोग जो इस मूवमेंट का हिस्सा हैं,
दे वर फाइंडिंग देयर ओन वेज कि वो किस तरीके से इस आंदोलन में अपनी भागीदारी जता सकते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं जिसमें इस आंदोलन की मतलब रीच और वाइडर हो, ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसी में आप देखेंगे कि यंग जनरेशन ने ही पूरा वो मतलब बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ पूरा ट्रैक्टर टू ट्विटर कैंपेन शुरू किया। मतलब पंजाब में ट्विटर मतलब कुछ ही दिनों में ऐसे पॉपुलर हुआ, तो वो सारा मतलब एक कहें कि यंग जनरेशन का योगदान है इस मूवमेंट में। उसी में ट्रॉली टाइम्स भी कहें कि उसी का एक हिस्सा है। हमें भी लगा कि यार ठीक है, एक न्यूज़लेटर ऐसा ज़रिया हो सकता है जिसके चलते वो जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसको भी हम भर पाएँ, और इस जो फेक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको भी हम काउंटर कर पाएँ। तो ये हम दिसंबर के शुरू में प्लानिंग शुरू किए, और करते करते 18 दिसंबर को पहला हमारा ट्रॉली टाइम्स का एडिशन आया था। एंड ये हमने बाईलिंगुअल रखा था क्योंकि हम एक एक स्टेप पे हम उनको काउंटर करना चाहते थे, क्योंकि उनका दावा था कि ये सिर्फ पंजाब का मूवमेंट है, लेकिन हम समझ रहे थे कि ये पूरे देश का आंदोलन है। और उस टाइम मोर्चों पे पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब लोग बैठे थे मिड दिसंबर तक। तो हमें लगा कि इसको हिंदी और पंजाबी में दोनों में होना चाहिए, सो दैट ज़्यादा लोग इसको पढ़ पाएँ। और उसमें हमने ये भी रखा कि हम ये नहीं करेंगे कि पूरा मटेरियल पंजाबी में जो जा रहा है वही हिंदी में जा रहा है, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगा, बल्कि जो पंजाबी डोमिनेंट मोर्चों का जो स्टोरीज़ होगा या रिपोर्टिंग होगा वो हिंदी में जाएगा और हिंदी वालों का पंजाबी में जाएगा, सो दैट लोगों में पता चलता रहे कि क्या हो रहा है दूसरी जगह पे। तो इस तरीके से हमने शुरू किया। पहली दफ़ा तो 1000 ही कॉपी छपवाया था, क्योंकि हमें भी नहीं लग रहा था कि हम इतनी तोप बन जाएंगे। तो लेकिन पहले ही दिन जिस तरीके का रिस्पांस हम लोगों को मिला और उसके बाद मिलता गया, आज तक मिल रहा है, उसमें हमें समझ आया कि सच में कितना मतलब स्पेस खाली था उस चीज़ के लिए। इसी वजह से हमें कह लें कि उस तरीके का ज़बरदस्त रिस्पांस भी मिला। ये भी हम महसूस करते हैं कि ठीक है, हम गोदी मीडिया की बात ऑलरेडी इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव मीडिया हमारे पास है नहीं है। जिन मतलब मेरे साथ जो यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं जिनकी हम बात सुन रहे हैं, वो सारे उसी कह लें कि ऑल्टरनेटिव मीडिया में काम कर रहे हैं या उसकी आवाज़ को आगे ला रहे हैं। बट हम समझ रहे थे कि उसका एक कुछ तरीके का लिमिटेशन है। एक तो वो कि आज के दौर में हमारा ज़्यादातर जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है वो बहुत ही टेक सेवी है। आपको फ़ोन होना होगा, स्मार्टफोन, इंटरनेट होना होगा, और दूसरी चीज़ उसमें ये भी है कि लैंग्वेज का बहुत लिमिटेशन है। वो यहाँ ज़्यादातर इंग्लिश में है और या फिर हिंदी तक सीमित है, रीजनल लैंग्वेजेस में कम है। और हम महसूस कर रहे थे कि जो हमारी ज़्यादातर ऑडियंस होने जा रही थी वो अभी भी गाँव के बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनके लिए अभी भी मीडिया के मायने स्मार्टफोन पे खबर पढ़ना नहीं बल्कि अखबार की हार्ड कॉपी है। मतलब वो अखबार देख के उनको लगता है कि हाँ ये कुछ खबर छपी है, ये मीडिया है। इसलिए हमें लगा कि हमें हार्ड कॉपी के रूप में इसको निकालना है। मतलब चाहते तो मतलब पंजाबी में भी कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव मीडिया है, और मोर ओवर इस टाइम तो पंजाब में कोई भी मीडिया इतना हिम्मत नहीं कर रहा कि वो आंदोलन के खिलाफ छापे, तो क्योंकि पूरा मूवमेंट इस तरीके से बना हुआ है। तो लेकिन फिर भी हमें लगा कि अगर हार्ड कॉपी के रूप में वो जाएगा तो और उसका इम्पैक्ट होगा, जो कि बाद में हमने रियलाइज़ भी किया। आई स्टिल रिमेंबर रीडिंग वन पोस्ट कंवलप्रीत DU की जो स्टूडेंट नेता हैं, तो उनकी एक पोस्ट थी, तो वो समहाउ शी वेंट टू सिंगू, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला जो कि पानी की सेवा कर रही थी और उनको पढ़ना नहीं आता था, तो वो ट्रॉली टाइम्स की एक कॉपी संभाल के बैठी हुई थी। और जैसे ही कंवल वहाँ गई, उन्होंने बोला कि तुम्हें पढ़ना आता पंजाबी? तो बोली हाँ जी पढ़ लेती हूँ थोड़ा, और वो जोड़ जोड़ के पढ़ती है। शी सेड हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। तो वो कॉपी निकाल के कहते ये हमारा अखबार है, थोड़ा पढ़ के बता दो इसमें लिखा क्या है। तो वो वहाँ से हमें महसूस हुआ कि सच में जो हम सोच रहे थे उसकी ज़रूरत थी, वो ऐसे ही काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम शुरू किए। अभी के टाइम पे भी हम मतलब उतने की लोग हैं जितने शुरू किए थे। तो उसमें यही है कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे कि क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या क्या नहीं। हमें शायद मतलब नेहा जैसी या कविता जैसी इन लोगों जैसी दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि एक तो हमारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उस तरीके से नहीं है, हम बहुत नए हैं, मतलब
3 महीने भी हमें पूरे नहीं हुए। जिस तरीके और दूसरी चीज़ जो हमारे लिए आसान थी वो ये है कि हम सब आंदोलन का हिस्सा हैं, तो इसलिए हमारे साथ सबका एक रिश्ता है। मतलब हम मुझे लगता है हम सिटीज़न जर्नलिज्म कर रहे हैं, बिकॉज़ हम भी प्रोटेस्टर हैं, हम भी उसी प्रोटेस्टर के जर्नलिस्ट भी हैं, उसके एडिटर भी हैं। तो इसलिए वो दिक्कतें हमारे लिए नहीं रही, बल्कि हम बेहतर महसूस कर पा रहे थे अच्छा दिक्कतें क्या क्या हैं। तो हमारे लिए दिक्कतें दूसरी तरह की थी, जैसे क्योंकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमें मतलब आज ही कोई मुझे कॉल करके बोला जी हम ट्रॉली टाइम्स पे रिपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है ये कर लो। तो कहते हमें शूट करना है, आपके रिपोर्टर कौन कौन है, हमें उनको शूट करना है। मैंने कहा हम ही हैं। तो कहता है एडिटर कौन है, मैं क्या हम ही हैं। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हम रिपोर्टर और एडिटर एक ही इंसान को नहीं दिखा सकते। मैंने कहा भाई क्या करें, ऐसे ही काम चल रहा है, खुद ही खबरें ढूंढते हैं, चलते फिरते वो लिखते हैं, खुद ही उसको एडिट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारे लिए दिक्कतें इस तरीके की, और ये सब हम तब करते हैं जब उसके अलावा हम वहाँ पे राशन कहाँ से आना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है वो भी कर रहे हैं। वहाँ पे हम रात भर पहरेदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का डर 1/26 के बाद से पैदा हुआ है। तो मतलब बीइंग अ प्रोटेस्टर सारे रोल्स निभाने के साथ साथ हम अखबार के भी रोल निभा रहे हैं। तो हमारे लिए इस तरीके की कह लें कि वहाँ पे लिमिटेशंस हैं। और अगर मैं मतलब जेंडर पर्सपेक्टिव से इस पे बात करूँ तो सच में मतलब वो एक मतलब हम बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पूरे मूवमेंट को, और उसमें जेंडर पर्सपेक्टिव से भी अगर उसको देखा जाए पूरे आंदोलन को, तो बहुत सारी महिलाएं मेरे ख्याल पहली दफ़ा किसानी आंदोलन में लीडर के तौर पे उभर के सामने आई हैं। मतलब मैं खुद क्योंकि एक्टिविज्म भी कर रही हूँ पिछले 12-15 साल से, स्कूल के दिनों से, और मैं खुद एक्टिविस्ट परिवार से भी हूँ, जिस वजह से मतलब मैं किसानी आंदोलन में तब से जा रही हूँ जब मैं शायद 6 या 7 साल की थी। तब से मुझे याद है रेलवे लाइन पे कई दिन एक किसान आंदोलन के दौरान हम रहे थे। तो उन सारे आंदोलनों के दौरान मतलब पिछले 20-25 साल में मैंने कभी पंजाब में किसी किसान आंदोलन में इतनी बड़ी गिनती में महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं देखा जितना इस आंदोलन में देखा है। वो शायद अभी भी परसेंटेज वाइज कम हो, लेकिन वो अपने आप में जो गिनती है वो रिमार्केबल है, और वो पहली दफ़ा हो रही है। वो भी उस टाइम पे जब खेती जैसे कित्ते में, कृषि जैसे कित्ते में लाइक मोर देन 50% जो एग्रेरियन लेबर है वो महिलाएं हैं, और वो भी वो जो जिनकी लेबर कंसीडर होती है। मतलब मैंने वो भी देखा है, घर में जब सीज़न है कटाई का, बिजाई का, तो घर में महिलाएं 150-150, 200 रोटियां बनाती हैं जो खेत में जानी होती हैं, वो लेबर कहीं कंसीडर भी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि मतलब इतनी बड़ी भागीदारी होने के बावजूद इतनी कम पार्टिसिपेशन इतने सालों तक रही है, और जिस तरीके से अब वो निकल के सामने आ रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं आंदोलन में भी हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ जेंडर मामले के पर्सपेक्टिव से सब सही है, ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ दिक्कतें हैं, मतलब हर जो समाज में हमें दिक्कतें बाहर झेलने को मिलती हैं वो वहाँ पे आंदोलन में भी मिलती हैं। लेकिन जो अच्छी बात है आंदोलन में वो ये है कि उनको एटलीस्ट एक्नॉलेज किया जा रहा है लीडरशिप की तरफ से, उसको मतलब मेन स्टेज से वो माना जा रहा है कि ये गलतियां हमारे समाज में हैं जो अभी भी हो रही हैं, और उनको कंडेम किया जा रहा है कि भाई करते रहे हो ठीक है, बट अब नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल दैट्स समथिंग जो बहुत बढ़िया है, जो हमें एक अच्छे भविष्य की आस ज़रूर देता है कि ठीक है यार, था अभी भी है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि उसको माना जा रहा है और उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो होगा नहीं। तो आई थिंक ये आंदोलनों में जेंडर पर्सपेक्टिव जिसे आप कहते हैं, या ये जो इतने व्यापक आंदोलन हैं उनमें जेंडर रिलेशनशिप्स कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उथल पुथल हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, ये फेमिनिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ बदल रहा है। जैसे आपने एक और वक्तव्य में एक बार कहा था कि रोटियां औरतें बना रही हैं लेकिन दाल सब्जी मर्द बना रहे हैं, इतना तो फर्क
नहीं या उल्टा? वो तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सब मर्द कर रहे हैं, रोटियां भी वो वेरी बना गुड, रहे हैं, वेरी गुड, सब्जी भी वेरी वो गुड, बना रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि सब मर्द कर रहे हैं। इस पर हम और, लेकिन मुझे याद है इससे जो सीए मूवमेंट था, एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मूवमेंट, मुझे याद है हमारे साथी जो बहुत अनजस्टली आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, उमर खालिद, मैं उमर से बात कर रही थी शाहीन बाग के बारे में, और उन्होंने कहा देखिए कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदला है। अगर इतनी तादाद में औरतें दिन ब दिन रात दर रात अगर मोर्चे पर धरने पर बैठेंगी, घर में कुछ तो बदल रहा है। और इनका वापस जाना, और मुझे शायद उसकी उम्र के शब्द नहीं याद आ रहे, लेकिन उसने कुछ ऐसा बहुत कि एक बार ये कीड़ा लग जाता है ना आज़ादी का, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इन औरतों में जो कीड़ा, वो शाहीन बाग का जिक्र कर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि किसान आंदोलन में भी ये जो आज़ादी का एक कीड़ा हम सब में है, वो उसको दबाना जरा मुश्किल। बट आई जस्ट वांट टू यू नो, अमंग द थिंग्स दैट नवकिरण हैज सेड, मेनी एक्साइटिंग थॉट्स। एक तो परिभाषित करना कि पत्रकार कौन है और ये पत्रकारिता कर रही है या उसको किस तरह से हम। दूसरा उन्होंने कहा एक स्पेस, देखिए हम लोग अक्सर आजिज हो जाते हैं, थक जाते हैं कि इतनी मीडिया है, मुख्यधारा की मीडिया भी है, वैकल्पिक मीडिया भी है, डिजिटल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आंदोलन ने एक स्पेस, उनको लगा ये खाली जगह लगी, तभी वो भरने के लिए लोग आए। So that there are still spaces that need to be filled in the field of whatever kind of journalism. The other is so counterintuitive what she is saying. और मुझे खबर लहरिया की शुरुआत के दिन याद आ रहे हैं, जो ये कह रही हैं कि अभी भी पंजाब के देहात में स्मार्टफोन से मामला नहीं फिट होता है, हाथ में कागज हो तब वो खबर होती है, वरना ये डिजिटल, अब ये उड़ती फिरती चिड़िया है, इसका क्या भरोसा, ये तो ठोस है, छप के आया है। तो ये वाली जो एक काउंटर इंटूटिव, यू नो, इट शिफ्ट्स आवर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम लोग सब, भीड़ चाल तो हमारी भी है, हम लोग सब डिजिटल की ओर भाग रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि पंजाब का वो बुजुर्ग अभी भी ट्रॉली टाइम्स को ज्यादा ट्रस्ट करेगा बनिस्बत की कोई डिजिटल पर आई। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू थॉट्स फॉर ऑल ऑफ अस। इसमत, आई वांट टू टर्न टू यू। यू नो, हमने आपके परिचय में ही ये कहा कि एक एफआईआर का सामना भी, जबकि आप काफ़ी नई रिपोर्टर हैं इस पेशे में। महिला रिपोर्टर जब कोई भी स्टोरी प्लान करती हैं, बल्कि कोई भी रिपोर्टर, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने एक सबलिमिनल लेवल पर हम एक रिस्क असेसमेंट ज़रूर कर लेते हैं कि इसको करने में क्या हो सकता है। इंस्टिंक्टिव होता है ये, कैसे करते हैं हम, इसमें हम सपोर्ट कहाँ से ले सकते हैं, रिस्क क्या हो सकता है, क्या तैयारी करके जानी चाहिए। हाँ, तो आपके लिए जब आपने पत्रकारिता शुरू की, did you just jump into it? Did you just say, okay, I am an independent journalist, I want to do journalism, here's a story, let me go do it? And you started with not an easy story, right? The Delhi riots. What was the risk perception? How did you plan to overcome it? Can you share some of that with us? Yeah. सभी को हेलो और आदाब। तो आई थिंक जो अभी कविता जी ने एक बात कही कि कोई भी स्टोरी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, एक्साइटिंग होती है, मज़ा आता है करने में, तो वो एक थॉट प्रोसेस था जिसके साथ मैंने जर्नलिज्म में एंट्री की थी 2 साल पहले। इंटर्नशिप्स करती थी, फ्रीलांस करती थी। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में जाके फंस जाते हैं जहाँ आपको असेसमेंट तो बहुत दूर की बात है, आप एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं कि आपके साथ अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। तो आई थिंक दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग की बात करने से पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी कि जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट चल रहे थे जामिया में और शाहीन बाग में, उसमें किस तरह का मेन स्ट्रीम मीडिया का जो है रिपोर्टाज था। तो 19 दिसंबर को 2019 को कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के एक मेंबर हैं, उन्होंने एक नारा लगाया था जंतर मंतर पे। उन्होंने कहा, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को।
विद इन अ मंथ कुछ दिनों बाद ही जो है जामिया में गोली चल जाती है, शाहीन बाग में गोली चल जाती है और ये इंस्टेंसेस शुरू हो जाते हैं। अब एक प्रोमिनेंट टीवी न्यूज़ चैनल जो मैं उस वक्त देख रही थी, मैं वहाँ पे मौजूद भी थी और मैं उसको देख भी रही थी। मैं देखना चाहती थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से इसको कवर कर रहा है, क्योंकि आई कुड सी दैट देयर आर टीवी जर्नलिस्ट जो उसको कवर कर रहे हैं बहुत क्लोजली। तो मैंने जब वो टीवी यूट्यूब पे खोला और मैंने जब उसको देखा तो मैंने जो है ये देखा कि वो एक चैनल जो है वो एक अनवेरीफाइड अनकोरॉबोरेटेड न्यूज़ को चला रहा था। उसमें लिखा हुआ था कि जामिया का सीए प्रोटेस्ट, एंटी सीए प्रोटेस्ट टर्न्स वायलेंट। उन्होंने दे हैड नॉट केयर्ड इनफ टू कोरॉबोरेट द फैक्ट दैट द पर्सन हु हैड शॉट देयर was not a जामिया स्टूडेंट, ही was not an anti CAA protester। वो एक माइनर है तो हम उनका नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, ही वॉज अ माइनर। बट उन्होंने जब गोली चलाई, मैं मौजूद थी वहाँ पे और मेरा ही एक जूनियर था मास्टर्स में जिसको गोली लगी भी थी इनफैक्ट बाजू में। तो उन्होंने एक बात कही थी कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, लो आज़ादी। और ये जो चैनल है इन्होंने ट्विटर पे इनफैक्ट एक पूरा स्टॉर्म चलाया कि जो एंटी CAA प्रोटेस्ट हैं दे टर्न वायलेंट, हैशटैग चलने लगा और आधे घंटे के अंदर जो है वो एक पूरा ट्रेंड में तब्दील हो गया। और जो है और उसके आधे घंटे के बाद जो है हमें उसकी आइडेंटिटी पता चल गई कि ये कौन इंसान है, ये जामिया का स्टूडेंट नहीं है, ये यहाँ का रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें असेस हो गई, लेकिन उस चैनल ने आज तक जो है माफ़ी नहीं मांगी, एक छोटी सी अपॉलॉजी जो है रेंडर नहीं की। इस तरह की न्यूज़ चलाई जिससे कि पॉसिबल था कि अनरेस्ट क्रिएट हो सकता था सोसाइटी में। अब उसके कुछ दिनों बाद फरवरी में जब दिल्ली दंगे हुए तो और जैसा कि नेहा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कही कि हम ओपिनियंस से बहुत लदे हुए, बहुत ओवरलोडेड हैं आज के दिन में। तो जो है एक बात मेरे दिमाग में आई कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उनको ओपिनियन से डर नहीं लगता, उनको डर लगता है ग्राउंड रिपोर्टिंग से। कि जब एक रिपोर्टर ग्राउंड पे जाके फैक्ट्स पे बात करता है, फैक्ट्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन की बातों को जो है नकारता है या फिर कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो उन्हें उनसे उस चीज़ से बहुत डर लगता है। तो मैंने जब दिल्ली दंगे हुए तो मैंने दिमाग में ये सोचा कि इस मत दंगे हो रहे हैं, दंगे शुरू हो चुके हैं, टीवी चैनल जाएंगे, कवर करेंगे, मगर तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम जाके वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करो और फेयर ग्राउंड रिपोर्टिंग करो, जो तुम देखो वो चीज़ें लिखो। तो मैंने जो है एक असेसमेंट ये किया कि मेरे लिए जाना, एक अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए मेरे लिए वहाँ जाके वो रिपोर्ट करना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उस समय में। मेरे लिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और इसीलिए मैं उस टाइम पे, जैसा कि नेहा ने एक और बात कही कि उस टाइम पे मैं फ्रीलांसर थी, तो फ्रीलांसर्स के पास प्रेस कार्ड नहीं होता, फ्रीलांसर्स के पास कोई बैकिंग नहीं होती किसी ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बावजूद मैं वहाँ पे जो है सिर्फ ये थॉट के साथ कि मैं नहीं चाहती कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको गलत रिपोर्ट करे, मैं चाहती हूँ कि हमारी भी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, हम जिस तरह से स्टोरीज देखते हैं वो भी निकल के आएँ। सिर्फ और सिर्फ इस थॉट के साथ मैं वहाँ पे चली गई और जैसा कि फारहा मैम ने अभी कहा कि डू यू जस्ट जंप इनटू स्टोरीज, तो मेरे साथ वही हुआ एक तरीके से। आई डिड नॉट सिट डाउन एंड असेस कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मैं ग्राउंड पे बस चली गई और ग्राउंड पे जाने के बाद मुझे नहीं पता था मेरे साथ नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा। वहाँ पे मैं गई थी, मैंने ये असेस ज़रूर किया था कि एज अ जर्नलिस्ट मेरे ऊपर जो है अटैक हो सकता है, मगर आई डोंट नो व्हाई मेरे को अब सोच के लगता है कि मैं कितनी डम थी कि मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि एज अ माइनॉरिटी, जब एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी में दंगे चल रहे हैं तो एज अ माइनॉरिटी मैं कितने ख़तरे में हूँ, मैं कितनी वल्नरेबल हूँ। वो चीज़ मुझे वहाँ जाके जो है रियलाइज़ हुई जब मैंने मॉब्स को भागते हुए देखा, मेरे पीछे फॉलो करते हुए देखा। मैंने एक सवाल गलत पूछ लिया। वहाँ पे एक पंडित जी थे, मैं मौजपुर में थी जो कि एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। तो वहाँ पे एक पंडित जी थे जिन्होंने बहुत ओपनली कहा कि ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं, अब मारना शुरू करो, एक भी मुल्ला बचना नहीं चाहिए और एक भी हिंदू कटना नहीं चाहिए। मैंने ये सुना और मतलब इट वाज ऑब्वियसली अ शॉक फॉर मी, बट मैं गई थी एक स्टोरी करने, तो मैंने बोला मुझे कुछ तो वापस लेके जाना है, बातचीत तो किसी से हो नहीं पाएगी। मैंने उसी ग्रुप में से एक मेंबर से ये बात पूछी कि सर ये कौन से मंदिर के महंत हैं या किस मंदिर में रहते हैं, जस्ट सो आई कुड गेट समथिंग फॉर माई स्टोरी। अब उनको मुझ पर शक हो गया उस मोमेंट से, और मैं जो है उसी मोमेंट में आई वेंट। मैंने वहाँ पे क्या किया, उनको बोला कि मैं यहीं पे आसपास में रहती हूँ। उन्होंने मेरा नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अपना नाम इस्मत नहीं बताया, मैंने अपना नाम ईशा बताया। मैं उस गली में घुस गई और मैं चलने लगी। उसके बाद जो है मैंने पीछे मुड़ के जब देखा तो आई रियलाइज कि मेरे पीछे एक मॉब जो है चल रहा है, 4 से 5 मर्दों का एक मॉब चल रहा है। तो मेरे दिमाग में
सबसे पहले जो चीज़ आई ना, दैट वाज, अब मुझे सोच के बहुत ताज्जुब होता है कि एक जर्नलिस्ट को इतना सोचना पड़ता है, और वो भी एक यंग जर्नलिस्ट जिसने बहुत दुनिया नहीं देखी है, जो बस एंटर की है जर्नलिज्म में, कि मेरे दिमाग में जो पहला ख्याल आया वो ये था कि मेरे जो आईडी कार्ड है जामिया का, क्योंकि मैं उस टाइम पे मास्टर्स की स्टूडेंट थी जामिया में, तो मेरा जो आईडी कार्ड है वो मैं अपने बैग में इस तरह छुपाऊं कि कोई उसको किसी भी तरह से ढूंढ ना पाए। मेरा मतलब उस मोमेंट में मेरा प्रायोरिटी हो गया कि मैं इस आईडी कार्ड को कहाँ छुपाऊं, और मैं चलते चलते, पीपल आर फॉलोइंग मी, और मैंने उस आईडी कार्ड को जो है बहुत डीप अपने बैग में छुपाया। और जो है ये एक थॉट के साथ मैं गई थी, और फिर मैं वापस आके मैंने लिखा भी, जो एक्चुअली शायद मैंने आपको भेजा भी था वो, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में जो जो चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे, ये बाबा वाला जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, उसके अलावा जो वहाँ पे मैंने देखा जो मॉब्स ईंटें ले लेके बड़े बड़े, जो और नॉर्मल ईंटें नहीं थे वो जो सड़कों के बगल में जो ऐसी वाली ईंटें होती हैं, चौड़ी, द शेप, दिस काइंड ऑफ शेप, ये वाली ईंटें लेके औरतें, झुंड में औरतें लेके, लाठियाँ लेके जो है लोग चल रहे थे। और आई थिंक मैंने ज़िंदगी में बहुत अर्ली ऑन जो है ये चीज़ देख ली, और काफ़ी उसकी वजह से जो है मुझे उसकी वजह से जो है काफ़ी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक तरीके से एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग, बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ बहुत कुछ हुआ। इनफैक्ट इट वाज नॉट जस्ट मी, बहुत से जर्नलिस्ट थे जिनको जो है, जिनकी पैंट उतरवा के देखी गई, जिनसे मुंह पे बोला गया तुम लग तो नहीं रही हो कि हिंदू हो, तुम जो है जय श्री राम के नारे लगाओ। ये सब हमने 2-3 चीज़ें देखी भी बाकी जर्नलिस्ट के साथ होते हुए भी। तो ये सब चीज़ें देखना, और ये सब चीज़ें इतनी क्लोजली देखना, और एक ऐसे शहर में जहाँ आपने अपना बचपन गुजारा हो, जहाँ आपने कभी सोचा ना हो कि इस तरह का कुछ हो सकता है, मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और आई थिंक मोर देन डिटरिंग मी फ्रॉम जर्नलिज्म, मुझे डराने की बजाय मुझे और इंस्पायर किया इस इंसिडेंट ने कि मैं और आगे बढ़ूं, और मैं अपना पर्सपेक्टिव, यू नो, माय यूनिक वॉइस और माय यूनिक पर्सनालिटी जो है एक जर्नलिस्ट की, उसको मैं और आगे लेकर आऊँ। इस इंसिडेंट से डरने की बजाय मैंने उसको कोशिश की कि मैं इसको चैनलाइज कर सकूँ और इसको अपने काम में लेकर आ सकूँ। और लगातार उसके बाद जितना भी कुछ पिछले साल में हुआ, आई हैव बीन कंसिस्टेंटली रिपोर्टिंग उसके बारे में। और रिस्क असेसमेंट जो है उसके बाद से फिर मैंने शुरू भी किया, उस टाइम पे तो नहीं किया था, आई वॉज वेरी यंग, तो बट आई मीन यंग इन टू द प्रोफेशन। और उसके बाद से जैसे फॉर एग्जांपल हाथरस का जब मामला हुआ था, हाथरस गैंग रेप और मर्डर का जब मामला हुआ था, तो दिन में, सुबह में जो है विक्टिम है उनकी डेथ हुई थी, और शाम होते होते जो है विक्टिम की बॉडी वापस लेके जाई जा रही थी। और उस टाइम पे जो है मुझे और कुछ और जर्नलिस्ट जो थे वो लोग आपस में बात कर रहे थे, और ये हमको पता लग रहा था कि ये मामला जो है ये बड़ा होने वाला है। सो यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वहाँ जाएं और ग्राउंड पे से रिपोर्ट करें इसको। तो उस टाइम पे 12 बज चुके थे और हमें खबर आई थी कि कुछ होने वाला है। हमें नहीं पता था क्या होने वाला है, हमें नहीं पता था कि क्रेमेट होने वाली है बॉडी, वो भी ज़बरदस्ती बिना फैमिली की इजाज़त के। हमें पता चला कुछ होने वाला है तो वी शुड रीच देयर। 12 बजे मेरे मम्मी पापा सो गए थे, मैं गई 12 बजे अपने मम्मी पापा के साथ। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था अपनी मम्मी पापा को मनाना कि मम्मा पापा मुझे जाने दीजिए। बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टोरी है, जेंडर स्टोरीज मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब हैं। तो मैं मम्मा पापा को मनाना, फिर अपने एडिटर को मनाना, और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये थी कि उन्होंने सजेस्ट किया आप किसी को लेके जाइए अपने साथ, अकेले मत जाइए। तो आई हैड टू रिक्वेस्ट पीपल कि आप मेरे साथ चलो प्लीज़, मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ, यू नो, बिकॉज इट वॉज सो लेट। और हाथरस की मैंने बात की तो वहाँ पे जैसे कि नेहा ने एक बात बताई कि वो ब्राह्मण हैं तो जो है वो कुछ गलत नहीं कर सकती। इसी तरह हाथरस में फिर अगले पूरी रात रिपोर्टिंग की, अगले दिन रिपोर्टिंग की। उसके बाद जो है जो विक्टिम का घर है उसके बहुत करीब एक ब्राह्मण का घर है, बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस पे जो है अलग अलग कम्युनिटीज़, ठाकुरों का घर है, ब्राह्मण का घर और दलितों का घर एक साथ है। तो हम जो है उस घर से निकले ही थे कि यहाँ पे आगे एक आंटी बैठी हुई थी, तो उन्होंने जो है मुझे पानी ऑफ़र किया और उन्होंने मुझे शीशे के ग्लास में पानी दिया और पानी मैंने पी लिया क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने पानी पिया, मैंने उनको थैंक यू बोला और फिर आंटी ने मुझसे एक बात कही कि बेटा आप ब्राह्मण ही हो ना। और मतलब उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, अब तो मैं पानी पी चुकी हूँ अब तो मैं पानी पी चुकी हूँ, अब मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ इनको कि ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात, मैं तो हिंदू भी नहीं हूँ तो दैट
और इसी तरह एक और छोटा सा इंस्टेंस है जो जी, तो जैसे कि लव जिहाद पे भी मैं काफ़ी कंसिस्टेंटली रिपोर्टिंग कर रही थी, सीरीज कर रही थी। तो उसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मेरी बात हुई, फ़ोन पर ही बात हुई, जो कि अपने आप को वन मैन हिंदुत्वा आर्मी बताते हैं लव जिहाद के ख़िलाफ़। और जब वो मुसलमानों की बात करते हैं तो वो मुसलमान नहीं शब्द इस्तेमाल नहीं करते, वो जिहादी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो वो जिहादी कह के बुलाते हैं। स्टोरी के लिए मुझे काफ़ी मटेरियल मिल गया। मुझे काफ़ी कुछ उन्होंने ऐसी बातें बोली जो कि मेरी स्टोरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने ये तक बोला कि जो है मुसलमान जो हैं वो जिहादी लोग जो हैं वो रैकेट चला रहे हैं पूरे देश भर में, और ये जो लव जिहाद है वो इंडियन कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इंडिया में नहीं हो रही है सिर्फ, एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद लंबी चौड़ी बात हो गई। उसके बाद मुझसे पूछते हैं, पूरी अच्छे से उन्होंने अपना मतलब मुसलमानों के बारे में ही सेड एवरीथिंग दैट ही वांटेड टू, एंड देन मुझसे आखिर में पूछते हैं, मैडम आपका नाम क्या है? तो अब फिर हम असमंजस में कि क्या बोलें। अब ये भी बात है कि एक्सेस की बात है, क्योंकि वो स्टोरी, वो आदमी जो है वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरी स्टोरीज़ के लिए, मुझे उससे कंसिस्टेंटली बात करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टोरी करके मेरी वो उस आदमी से बात ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे उस टाइम पे सोचना था कि अब मैं इसको क्या बताऊं, मैं इसको बोलूं कि मेरा नाम इस्मत है, या मैं इसको क्या बोलूं कि इंसान मुझसे कांटेक्ट कट ना करे और मुझे ओपनली इन्फॉर्मेशन दे। अगर उसको पता चल जाएगा कि मैं मुस्लिम हूँ या उसको डाउट होने लगेगा तो फिर हो सकता है कि वो मुझे इतना ओपनली, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ओपनली दे भी बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट करेंटली, बट हो सकता है इतना ओपनली मुझसे ना बात करें। तो मैंने उसको बताया इस्मत, मैंने बोला तो बोलता अच्छा इश्मीत जी, तो मैंने बोला जी 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 करेक्ट, एकदम सही। उस टाइम पे मैंने बोला एकदम सही सर, एकदम सही पकड़ा आपने। तो यही कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो अब रिस्क असेसमेंट हमने शुरू किया है आफ्टर दिल्ली रायट्स, बट उस टाइम पे नहीं था, तो अब थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया है, एंड होपफुली आगे चल के भी और असेसमेंट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, जोरदार तालियां।